नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 2। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने मन को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम सब कहीं और चलकर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठीं और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढुलककर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया, लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ न बोल सके। थोड़ी देर बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर तो मेरा सुहाग है शोभन। उनके बाद अब यह उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ न रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन। जहाँ इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी आंखों में कड़वाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस न हुआ कि ये सो जाया। बाहर रात काफी उत्तर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। इस मनहूस मकान से रोने की आवाज भी अब बंद हो गई। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहां कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा न था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न के उन क्षणों में मैं कब तक वहां खड़ी रही नहीं कह सकती। वहां से हटी तो देखा वे उसी तरह अस्तव्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े थे। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, यह उनकी बंद आंखों और सांसों के साथ उठते गिरते सीने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से, बिना कोई आहट किए पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठी रहकर मैं भी लेट गई। अवसाद मेरी शिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेंगी और अनायास मैं उनमें समा जाऊंगी, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया। गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह भी पता न लगा। सबेरे जागी तो पता चला कि वे कहीं जा चुके थे। मन दुश्चिंताओं से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुंह न जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना तैयार जरूर किया, लेकिन खाया उनसे भी न गया। दोपहर के बाद कहीं वे आए। आंखें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले जाओ। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीजें सजाने में काफी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत न हुई कि इनके माथे पर हाथ रखकर देखो तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठिए, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर
आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाहकर भी मुझसे कुछ बोला न गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदलता। तनाव 1-2 दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी न जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशविरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन पूछ कुछ भी न सकी। कई दिनों के सलाह मशविरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमन माफी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमन तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसके मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता और वह उन्हें खोलने भी कब देता? उसकी कुंठा आईना देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कह दिया था कि अगर वह माफी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं मां के इष्टदेव को याद कर रही हूं। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमन की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस न हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उसने माफी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे फूल आए हैं। मैंने देखा उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं। यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। मां फिर उदास हो गईं। स्वर्गीय पति की स्मृति, इस मकान को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कण से उनकी चेतना जुड़ी थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वह मकान। लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी यह मकान बनवा रहे थे, कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। अंततः शोभन जीते बेटे का मन और बहू की मर्यादा की रक्षा के लिए माने अपनी भावना की बलि दे दी। हाँ, यह जरूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए साए चौंक कर उठ बैठती थी। उन्हें जैसे घबराहट सी भी होती रहती। कुछ महीनों में ही जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने यह भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा था। अपने आप से एक दिन मैंने उन्हें कहते पाया, कैसे छोड़ूंगी यह सब भगवान, कैसे छूटेगा यह सब और अब कैसे रहा जाएगा वहां। ऐसी पराई जगह जीना भी कैसे होगा। मैं सोचती कि उनके जैसे संस्कारों वाली साध्वी यह भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यहीं छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो वहां। लेकिन यह भी होता कैसे? स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग यह भी तो सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वे कई बार रोई भी थी, क्योंकि कई बार उनकी ओर देखती तो लगता कि उनकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठी का एक खाली हिस्सा मिल गया।
उठा। फिर भी तय यह हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त मारो पड़ी। किसी तरह मजदूरों को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट पड़ी। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूं। मेरा रक्त जम गया। मुझे लगा मैं ही हूं इस यातना की जड़। वे भी अवसन्न थे। पास पड़ोस से इकट्ठा हुए लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे मां को शांत किया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी यहां से हट जाया जाए। हल्का सामान तांगे पर लाद लिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। तांगे काले ने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए उकसाया। शडाप, उसने एक चाबुक लगाई। मैं सिहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज आई। चल खाना खा ले। मैं दोबारा चौंकी। अचानक ऐसा लगा जैसे अंजुरी में भरी हुई रेत सरक कर रीत गई। बीते दिनों की वह परछाई भी गायब हो गई। यथार्थ की ठोस धरती पर मैं लौट आई। बीते हुए उस तूफानी प्रसंग से वापस आकर कुमुद के इस छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस हुआ। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयत्न करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। जी मैं आया कहूं, तू अपने अप्रिय प्रसंग से अपने को अलग काट सकी है क्या? लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो आईं। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थककर सो गई थी। पर्दा हटाकर आगे बढ़ते हवा के हाथ उसके पन्ने उलट पलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी। 14 मार्च 1963 तिथि के नीचे गांधी के शब्द छपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, यू नॉटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं। छुपाना क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफी देर तक छीनाझपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्लाकर बोली, जा हट, मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी, कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी। उसे एक कप चाय तैयार दे सकती तो कितना अच्छा होता। अचकचाकर मैं उठ गई। बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के एक कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी।
इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोल लूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है, लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास के उस यंत्र में खरा उतरता 22 चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले? कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा, क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए जिसमें धंसकर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बंटाने लगी। देखा तो रुके चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोल कर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा। मृगतृष्णा के वे दिन भी कैसे बीते थे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फुलबगिया की रातरानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नाद के पानी में उगाया कमल मेरी आंखों को परस जाए और दो बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृगतृष्णा बदली नहीं, चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिनैचने कुली ट्रेन के इंतजार में आकर खड़े हो गए थे। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भागदौड़ करने लगे थे। मैं क्या सहेजूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविषा के 2 कण मेरे आंचल में बचे थे उन्हें मणि की तरह सहेजकर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास जहां दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहां एक काला बिंदु उभरकर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टीन के साइबान में कपकपी बढ़ती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक हो उठा कि मन दहल गया। 2 क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ धरती कपाता मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा सी भी हुई कि वहां भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का न होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी यह छोटा सा स्टेशन इसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थी। वह ट्रेन मुझे जैसे बलात् किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर धकेलकर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूँ। वे भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बंबई से यहाँ तक के इस लंबे सफर से कहीं ज्यादा गहरी कुछ बातें थी जो कही नहीं गईं, लेकिन सुनी और समझी गईं। मेरी श्रीहीन और सौभाग्यविहीन होकर लौटा चेहरा स्नेहसिक पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, माँ के पास भी नहीं, और तो थी ही अभी बेजुबान, अश्रुक्ति। थोड़े दिन के बाद मुझे एक जगह काम मिल गया था।
जहां काम मिला था वह दफ्तर कोई 25 मील दूर शहर में था। हर मौसम की मार झेलती हुई 25 मील की वह दूरी हर रोज तय करती थी। हर रोज नापी जाती वह दूरी लंबे लंबे 8 घंटों के काम के बीच ऐसी लगती जैसे मैं सिसिफस हूं जो पत्थर की चट्टान धकेलता हुआ पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और चट्टान फिर नीचे लुढ़क आती है। सिसिफस के हाथ से छूटी वह चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती थी। मन कचोट जाता था जब तोरू अपनी तोतली भाषा में पूछ बैठती थी, पापा कब घर आएंगे? मम्मी पापा रात को घर क्यों नहीं आते? वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते, और यह कि जिसे घर कहाँ जाए वह कहाँ है। तोरू के वाक्य मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उड़ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलते बीतती, नींद और शांति जैसे खोजे भी नहीं मिल पाती थी। शांति मिलती भी तो कैसे? मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता। शांति धूप की किरण भी तो नहीं है जो खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 बरस लगातार अशांति के इस जलते रेगिस्तान में नंगे पांव घिसकती रही। 2 लंबे बरस तन को धीरे धीरे धुनते गए। चलते चलते लगता जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव टूट जाने वाला है। माँ कहती कि मेरा चेहरा पीला हो आया है और मैं सूख गई हूँ। इलाज करना होगा। लेकिन इलाज कैसा? किसका? तन के रोग का इलाज होता है मन के रोग का इलाज। यातनाओं की उस धुंध में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे बंबई जाना होगा। 16 मार्च 1932 डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हाथों घसीट कर लिखा गया है, ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है, बंबई जाना है, जाना ही होगा, उपाय कोई नहीं है। तोरू, तोरू, तू क्या समझ सकती है मन का रोग क्या होता है? मन मर जाए तो तन का जीना कैसा होता है? तोरू, तू क्या समझ सकती है कि आगे क्या होगा? मेरा तो बस नहीं, मैं तेरी माँ हूं, तू समझ सकती है मेरी बात को। 16 मार्च 1962 डायरी की उस अस्फुट लिखावट पर उस वीरान प्लेटफॉर्म से छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान हैं। एक गहरा धक्का लगा था जैसे ही मैंने ट्रेन पर पांव रखा था। ऐसा लगा था जैसे कि मैं ट्रेन पर चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूं। बंबई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत क्षणों के छोरहीन क्रम तक फैले हुए विक्रांत जीवन की सहस्रों परछाइयां मेरे मानस पर ट्रेन से दिखते दृश्यों की तरह उभरती मिटती रहीं। बहुत तीखी प्यास लगाई थी लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर गई थी, होंठ पर पपड़ियां उभर आई थी, अंतस्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निहसंग निद्रान थी उस अबोध की। चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर मैं गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उनकी तरह मुझे छोड़कर बढ़ न जाए और मैं पीछे अकेली छूट जाऊं। नितांत अकेली। किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बंबई पहुंच गई। एक क्षण के लिए लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती। उतरने का साहस नहीं है। बेबी को कंधे से लगाकर सामान संभाले अभी मैं डिब्बे के दरवाजे तक गई थी कि लगा जैसे मेरे पैर किसी ने बांध लिए हों। मैंने देखा वही थे, बिल्कुल ठीक वही। शोभन बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए। तो शोभन आ गए। यह सच है या दिवा स्वप्न? वह जिद्दा
कठोरता, निर्ममता, सब कुछ यूं घुल जाएगी, ऐसा सोच नहीं पाई थी। मन आर्द्र होने आया, आंखें गीली हो गईं। मोहाविष्ट थोड़ी देर ज्यों की त्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा किया, मेरे कंठ तक आया, शोभन। और तभी पैरों के नीचे से किसी ने कोई चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए वे दाईं ओर के एक दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डिब्बे से जो उतरा उसे न चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डिब्बे से कूदकर उनके गले से लिपट गया था। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल हो जिसमें एंड एंड कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हों, भरसक यह चाहते हुए कि उधर उस जलन की तरफ निगाह न जाए। मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था, अंतस्थल छलनी हो चुका था, एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था। मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई थी कि सामने के शीशे से देखा टैक्सी के ठीक आगे एक सुरमई रंग की फिएट जा रही है। गाड़ी के पिछले शीशे पर दो चेहरे दिख रहे थे, शायद वे चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं रही। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरह पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे उससे लगता था कि कहीं वे भयभीत भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही भयभीत हो रहे होंगे। दोनों, शोधन और राजहंस दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हों। वैसे भी किन अर्थों में वे शोभन से भिन्न रहे हैं नहीं कह सकती। प्रिया पत्नी को पागल घोषित किया था राजहंस जी ने भी। नाटक लिखने के पहले नाटक खेला भी था। सब कुछ छीनकर पत्नी को कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने नाटक की परछाइयां पड़ते हुए उन दो भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती, और फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ ली। मुझे पता था कि इतनी जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वहीं मुड़ जाने को कहा था। अच्छा हुआ कि वे ही अलग मुड़ गए। आह नियति! तोरू को कहीं 2 क्षण के लिए भी यह मालूम हो पाता कि उसका वह चिरप्रतीक्षित पिता चिरकायर होकर रास्ता बदलकर चला गया तो जाने वह क्या सोचती। संभव है उसका शैशव इसकी परिभाषा समझ न पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा उसके लिए अनजानी ही रह सकती है, अनजानी ही रखी जा सकेगी। तोरू सो रही थी। उसके खोए भोलेपन को जीवन के मरु की यह रेतीली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है। छू काश वह अबोध समझ पाती कि आज उसका दर्प भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयनीय हो उठा है। अपने अपराधी अंतर्मन के कारण अपने आप से भयभीत टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की से ताज़ी हवा का एक झोंका आया। फागुन की इस समुद्री गंधभरी हवा के इस कोमल झोंके का यूं सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का, सुगंध भरा, न गर्मी न सर्दी, जूही, चमेली, रातरानी, टेसू और कामिनी के सौरभ से भरा फागुन। समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन का हर मोड़ उसी फागुन से क्यों शुरू होता। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा क्यों मुझको छू जाती है। सुखद आश्वासन से एक क्षण के बाद स्नायुओं में अनहोनी घटना की आशंका भर गई।
मन में उदासी का अंधेरा छा गया। विवश थी, जाती भी कहाँ, न चाहते हुए भी। बरसों के परिचित गुरुजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी वाटिका के फाटक पर श्वेत पटिया पर लिखा हुआ एक नाम देर तक पढ़ती रही, .0 शशिकांत। तो जाग गई थी, शायद उसे भूख भी लगाई थी। यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने को बांध रही थी कि द्वार पर .0 शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे और फिर 2 कदम आगे आ गए। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था और उसके बाद वे बंबई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूं अनायास कभी उनके यहां पहुंचूंगी। मुझे पहचानने में उन्हें कुछ समय लगा और फिर वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहां क्यों और कैसे आ गई? जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वे भी स्तब्ध थी। बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तुरु सौंपने आई हूं। उनके बच्चों की आंखों में पहले तो एक अजनबीपन आया, लेकिन फिर वह आश्वस्त हो गए। नन्ही मुन्नी तोरू गौरैया की तरह कमरे में फुदकने लगी। बच्चे तो के आसपास व्यस्त हो गए। उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मिल गया। मेरे मन में हल्का संकोच भर आया कि आते समय मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई। मन में अनमनी हो आई। मैंने महसूस किया कि जीजी और शशिकांत जी भी अनमने हो उठे हैं। मेरे मन में भी संकोच आया कि शायद मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वापसी भी संभव नहीं थी। जो कुछ भी हो, अब स्थिति का सामना करना ही होगा। थोड़ी देर बाद ही गहन गंभीर वातावरण को सहजता की तरफ लौटाते हुए शशिकांत जी बोले, कुंतल बहन, अब आप नहा धो लीजिए, खाना खाकर आराम कीजिए। सफर से थक गई होंगी, फिर निश्चिंत होकर बात करेंगे। जो भी समस्या है धीरज से निपटाई जाएगी। ईश्वर सब ठीक ही करेगा। उनके शब्दों में मुझे आश्वासन महसूस हुआ। किसी सीमा तक मन का तनाव भी सहज हो गया। जीजी ने बाथरूम तक पहुंचा दिया और खुद नौकर को खाना तैयार करने को कहने चली गईं। जब सब कुछ पराया हो जाता है, तब थोड़ा सा भी अपनापन मन को भिगो जाता। बरसों के बाद किसी स्नेहसिक्त हरे भरे परिवार की ममता ने अपनेपन की एक किरण मुझे दी थी। वह एक किरण जलते हुए अंतस्तल पर शीतलता के छींटे डाल गई। बहुत धीरे धीरे थके लेकिन शांत मन से शीतल जल की धारा में नहाकर जब मैं बाहर आई तो मन पहले से ज्यादा सुस्थिर हो चुका था। हम सबने मिलकर खाना खाया। बरसों बाद पहली बार उस स्नेह भरे खाने में एक तृप्ति, हाँ, मन की उदासी बीच बीच में घिर आती थी। शशिकांत जी से उदासी के वे क्षण छिपे नहीं थे। अंततः एक बार उन्होंने टोका भी, कहूं कुंतल, तुम उम्र में बहुत छोटी हो, दुख या सुख दोनों से ही था। एक बात सटकर बैठना अच्छा नहीं होता। सुख से ज्यादा लिपटकर बैठने से सुख के अपरिचय का आनंद नहीं रहता, वह उकता देता है, और दुहक से ज्यादा लिपटने पर वह अंतस्तल को खाता है। मेरी आंखें भीग आईं, लेकिन सत्य के उस सहारे ने आंसुओं को थाम लिया। तोरू खा पीकर फिर बच्चों में मस्त हो गई थी। मन में करुणा हो आई कि यहाँ वह नियति से कितनी निस्संग है। उसे क्या पता कि अपनी माँ से अलग होकर वह किस नियति को सौंपी जा रही है। दिल्ली से चलते समय उसने पूछा था,
छुक पर चढ़कर कहा जा रहे हैं। माँ, हम छुक। तुम पापा के लिए पूछते थे न बेटा, हम दोनों पापा के पास जा रहे हैं। मैंने उससे कहा था। रास्ते भर वह यही दोहराती आई थी, पापा के पास जा रहे हैं। सांझ ढल रही थी। सूरज दिन भर तपने के बाद समुद्र के उस पार क्षितिज में उतर गया था। तोरू ट्रेन के सफर से थकी थी। बच्चों से कहानी सुनते सुनते सो गई थी। जीजी मेरी गाथा में डूबी थी कि द्वार पर आकर शशिकांत जी बोले, सुनो, मैं जय शंकर भाई के यहाँ होकर आता हूँ। शंकर भाई को शशिकांत जी ने उस शाम मेरी सारी कथा बताई थी। यह बाद में मालूम हुआ। उन्हें शशिकांत जी ने यह भी बताया था कि कुंतल शोभन को अपनी बेबी लौटाने आई है। जीजी ने मुझे बताया था कि शंकर भाई खुद भी यह सब सुनकर चिंता में डूब गए थे। इसके आगे की गाथा से मेरा परिचय सीधा नहीं है। मुझे जीजी के पास छोड़कर शशिकांत जी बहुत रात गए तक बाहर ही रहे। जाने कहां भटके। आशंकाओं और दुश्चिंताओं के अंधेरे में करवट लेती मैं उन क्षणों में क्या बीता नहीं जान पाई थी। बहुत बाद में एक एक अंश जोड़कर उन कुछ घंटों की नितांत नाटकीय गाथा पूरी हुई थी। शशिकांत जी का स्वभाव गंभीर था। उन्होंने कम ही बताया, लेकिन शंकर भाई ने उत्तेजना के उत्साह में एक एक बात सुना दी थी। शशिकांत जी से सब कुछ सुनकर शंकर भाई भी स्तब्ध हो गए थे। फिर उन्होंने ही सुझाया था कि अच्छा हो, जो कुछ बात होती है वह शोभन से अभी इसी समय हो जाए। रात को ही टैक्सी लेकर वे दोनों वहां से कोई 15 मील दूर शोभन के घर पहुंच गए थे। शोभन शशिकांत जी और शंकर भाई को देखकर किसी सीमा तक आतंकित हो उठे थे। शोभन अपने एक मित्र के साथ बैठे उत्तेजित स्वरों में कुछ कह रहे थे। मीनल सामने खड़ी थी। मीनल का अंतिम वाक्य शशिकांत जी ने जो सुना उससे यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उत्तेजित वातावरण में बातचीत का केंद्र कुंतल ही थी। शोभन संकोचवश आगे नहीं बोल सके, लेकिन मीनल अपने वश में नहीं थी। शंकर भाई और शशिकांत जी की उपस्थिति के बावजूद उसने कह डाला कि कुंतल फिर कोई नया विस्फोट करने आई है। वह पागल है और कुछ भी कर सकती है। शोभन की खामोशी से ही मीनल में थोड़ा अंतर आया। अपने क्षोभ का उबाल उतारकर वह चुप हो गई। उसका चेहरा किसी बिल्ली की तरह वहशी हो आया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शशिकांत जी ने कहा था कि अगर शोभन अपने आप को संयत रख सके तो वे कुछ कहना चाहेंगे। शोभन ने विनम्र होकर उनकी बात सुनी थी। शशिकांत जी ने बहुत धीरे धीरे कह डाला था कि मैं किस तरह अकेली बंबई पहुंची थी बेबी को सौंपने। बात बहुत संयत ढंग से कही गई थी, लेकिन शोभन और मीनल एक साथ उत्तेजित हो उठे थे। जंगली बिल्ली की तरह अपना दुबला पंजा झटकते हुए मीनल चीखी, मैं यह सब सह नहीं सकती। मुझसे यह सब न हो सकेगा। उसका दिमाग सही नहीं है। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी 2 साल से अलग खाट से लगी हुई हैं। उसकी बच्ची को यहाँ संभालेगा कौन? मेरे बस की बात नहीं है। शोभन के मित्र संकुचित हो उठे। शायद प्रतिवाद उनके कंठ तक आया, लेकिन वे उसे पी गए। फिर बहुत दबे स्वर में उन्होंने कहा, हाँ, छोटी बच्ची की समस्या तो होगी, और फिर आपकी तबीयत तो काफी खराब रही है। शशिकांत जी ने थोड़ी तीखी आंखों से उनकी ओर देखा तो वे संकुचित होकर चुप हो गए। थोड़ी देर सभी चुप रहे। फिर शशिकांत जी अपने गंभीर स्वर में बोले, शोभन, तुम मुझसे छोटे हो, मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हो, लेकिन जो कुछ भी कहूंगा वह उस नाते नहीं
तुम विद्वान और समर्थ हो, रचनाकार हो, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य हो। इस नाते ही जो बात कहूंगा उसको सम्मान दोगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। यह सच है कि कुंतल और तुम्हारे बीच अब सद्भावना शेष नहीं है, लेकिन वह बच्ची तो इससे परे है न। शोभन अचानक कुछ बोलने को हुए, लेकिन शशिकांत जी ने उन्हें रोक दिया। मुझे बात पूरी कर लेने दो शोभन, फिर तुम जी खोलकर अपनी बात कह लेना। तुम प्रबुद्ध हो, निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हारे और कुंतल के बीच सद्भावना का जो सूत्र टूटा है, सच कहो, क्या उसमें तोरू का हाथ हो सकता है? उसे क्यों दंड देते हो? दोष मान लिया, कुंतल का ही मान लिया। बच्ची ने क्या किया है? तुम्हारी बच्ची तुम्हें छोड़ और किसका आश्रय लेगी? शोभन बहुत गंभीर हो आए और देर तक कुछ सोचते रहे थे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक आश्वस्त हो गए थे कि शायद बात शोभन पर असर करें गई है, लेकिन शोभन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी, आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतल को नहीं जानते। कल को वह हंगामा खड़ा करेगी तो आपका भी वश नहीं चलेगा। अगर उसने यह शोर मचाया कि बेबी को हमने जबरदस्ती छीन लिया है, तो हम सबके लिए संकट हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूं। शशिकांत जी का चेहरा खिंच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे थे। शोभन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, शोभन जी, आपका हठ निर्मम ही नहीं, अमानवीय भी है। कुंतल जी इतनी ज्यादा बीमार हैं, खुद चलकर न जाने कैसे बंबई पहुंची हैं। पता नहीं कितने दिन जिएंगी, और आप है कि अपनी बच्ची को सहारा नहीं देना चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।